अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गेट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में पर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियसली आपके साथ जो है वो एक लेक्चर शेयर किया गया है और इसके अलावा इस चैनल पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज मौजूद है जिसको आप सिंपली जाके एक्सेस कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी जो है वो इन लेक्चर से कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर जनरल नॉलेज के हवाले से है और इस लेक्चर को मजीद कंटिन्यू करने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप साल 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं या लॉ की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है, जहां पर लॉ और लैट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। उस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद आपने लिंक को इस्तेमाल करना है। लिंक आपके लिए काम नहीं करता तो इस नंबर पर सिंपली आपने एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, आपको इस कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा, उसको आपने फॉलो कर लेना है। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेटरी मटेरियल के लिए किसी रिसोर्स पर रिलाय करना चाहते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जहां से आपको MCQs मिल सकें, तो आप जो है mcqs.learnerpakistan.com को फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच गेम इज प्लेड बाय बोथ मेल एंड फीमेल प्लेयर्स टुगेदर। सवाल ये किया जा रहा है कि कौन सी ऐसी गेम है जो मेल और फीमेल एक साथ खेलते हैं। उस गेम के हवाले से आपने बताना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी कॉफ बॉल को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। कॉफ बॉल जो है वो एक ऐसी गेम है जिसको 8 लोग मिलकर खेलते हैं, जिसमें 4 मेल होते हैं और 4 जो है वो फीमेल होती हैं। ये गेम सबसे पहले 1902 में खेली गई थी और ये नेदरलैंड्स में खेली गई थी। अब ये फैक्ट्स बताने का पर्पस सिर्फ एक है कि आपको ये चीज़ें याद रह जाएं, आपको क्रैम ना करना पड़े। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी गेम है जिसमें मेल और फीमेल एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और इकट्ठे खेलते हैं तो वो कॉफ बॉल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। अब सबसे पहले तो G7 आपने सर्च करना है कि G7 क्या है। जो चीज़ें आपको सर्च करने के लिए मैं बताता हूं उनको आपने जाकर सर्च करना है और जब मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूं तो मेरे आंसर मार्क करने से पहले अपने पास आपने आंसर टिक कर लेना है। एट द एंड ऑफ द टेस्ट आपने देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे, कितने गलत थे। इससे आपकी तैयारी भी होगी और आप अपनी असेसमेंट भी करते जाएंगे। तो अब G7 का कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है, ऑप्शंस में से आपने हाईलाइट करना है। इसका दुरुस्त जवाब देने के लिए आपको मेंबर कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। तो मेंबर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो G7 के मेंबर कंट्रीज में सबसे पहले है कनाडा, उसके बाद आपके पास आता है फ्रांस, देन आपके पास आता है जर्मनी, उसके बाद आपके पास आता है इटली, उसके बाद आपके पास आता है जापान, देन आपके पास आता है UK और उसके बाद आपके पास आता है USA। तो ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो इसमें इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो G7 का मेंबर नहीं है, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। अब अगर बात की जाए कि G7 जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ है तो G7 1975 जो है इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये कहां पर वाक़ है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में वाक़ है और न्यूयॉर्क से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो आपसे लॉ एडमिशन टेस्ट में ये पूछ लिया जाता है कि UN का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है। तो UN का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। अगेन यहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से एक क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है USA को किसने दिया था। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस की तरफ से USA को गिफ्ट किया गया था। और जो न्यूयॉर्क सिटी है इसका पुराना नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है। न्यूयॉर्क सिटी का पुराना नाम जो है वो न्यू एम्स्टरडैम था। और इसी से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो किस रिवर के करीब वाक़ है। तो रिवर हुडसन जो है आपने याद रखना है कि ये उसके करीब वाक़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चाइना शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री। तो चाइना अपना सबसे बड़ा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर जो है वो किस कंट्री के साथ शेयर करता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है मंगोलिया, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चाइना अपना सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो मंगोलिया के साथ शेयर करता है और इन दोनों का जो बॉर्डर है वो गोबी डेजर्ट के ऊपर मुश्तमिल है। यानी कि जो चाइना की बॉर्डरिंग साइड है मंगोलिया की तरफ और जो मंगोलिया की बॉर्डरिंग साइड है चाइना की तरफ, उन दोनों में मेजर जो एरिया है वो गोबी डेजर्ट ने कवर किया हुआ है। और इसी से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लैंडलॉक कंट्री कौन सा है और ऑप्शंस में मंगोलिया आपको नजर आए तो मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि इसके चारों तरफ जो है वो जमीन है और पानी नहीं है।
पानी से मुराद ये है कि इसका अपना कोई समंदर नहीं है, इसकी डायरेक्ट जो है वो समंदर तक रसाई नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन सेंट्रल एशिया बाय टोटल एरिया। एरिया के लिहाज से सेंट्रल एशियन स्टेट्स में सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे कजाकिस्तान को मार्क किया है ऑप्शन सी, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपसे एक और सवाल भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान को एक सेंट्रल एशियन स्टेट तजाकिस्तान से कौन सा इलाका सेपरेट करता है? तो वखान कॉरिडोर एक ऐसा इलाका है जो पाकिस्तान को तजाकिस्तान से सेपरेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टी लीव्स प्राइमरीली कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस। तो टी लीव्स में कौन सा केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे कैफीन को मार्क किया है ऑप्शन बी, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए वो तमाम कैंडिडेट्स जो साल 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इन 3 रिसोर्सेज में से किसी भी रिसोर्स पर रिलाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस प्रिपरेटरी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लॉ एडमिशन टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर करवाया जाता है। आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, आपको नोट्स दिए जाते हैं, आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन में एक टीचर अवेलेबल होता है जो आपकी तैयारी को असेस करता है, उस पर आपको फीडबैक देता है, आपके एसेस चेक करता है, उस पर उनको इवैल्यूएट करने के बाद आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है। तो आपको ये फील होता है कि आपके मोबाइल फोन में टीचर अवेलेबल है, आप कभी भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप अपने टीचर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से लॉ एडमिशन टेस्ट घर बैठ के आप हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। इस कोर्स के हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स लेने के लिए आपने सिंपली व्हाट्सएप पर एक मैसेज करना है, हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देगी। और इसके अलावा अगर आप किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ लैट का 11th एडिशन मार्केट में मौजूद है। इस किताब को आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। याद रहे कि जब मार्केट से खरीदें तो एलिमेंट्स ऑफ लैट का ये पोस्टर दिखाकर खरीदें, मेजर स्टोर्स पर ये अवेलेबल है। इन केस आपको वहां से ये किताब नहीं मिलती तो आपने सिंपली एक मैसेज कर देना है, आपके घर पर ये किताब हमारी टीम आपको डिलीवर करवा देगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब जब आपसे सवाल किया जाए लॉन्गेस्ट रिवर के हवाले से तो आपने इस चीज के हवाले से बिल्कुल श्योर रहना है, कंफ्यूज नहीं होना कि लॉन्गेस्ट रिवर का जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन सी है। नाइल रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। और अगर हम बात करें इस फैक्ट के हवाले से कि नाइल रिवर जो है कहां जाकर गिरता है, तो ये मेडिटेरियन सी में जाके गिरता है। इस चीज के हवाले से भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब सवाल किया जा रहा है लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट के हवाले से, आपसे लार्जेस्ट डेजर्ट नहीं पूछा जा रहा, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट पूछा जा रहा है। तो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट की बात करें तो सहारा डेजर्ट जो है लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। और अगर वैसे बात की जाए, जनरली देखा जाए कि जो सहारा डेजर्ट है वो कौन से नंबर पर आता है, तो ये तीसरे नंबर पर आता है। दुनिया का तीसरा बड़ा सहरा है। और अगर हॉट डेजर्ट की बात की जाए तो ये पहला बड़ा सहरा है। इसी तरीके से जब आपसे सवाल किया जाएगा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, तो इसका जवाब डिफरेंट होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, तब भी इसका जवाब जो है वेरी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेनरी किसिंगर के हवाले से सवाल किया जा रहा है। जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो इस नाम से वाकिफ होंगे। हेनरी किसिंगर वाज अ फार्मर। अब इनके ओहदे के हवाले से बात की जा रही है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हेनरी किसिंगर की एक किताब डिप्लोमेसी भी बहुत मशहूर है। अगर आपने वो किताब पढ़ रखी है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रेवोल्यूशंस के टॉपिक से रिलेट करता है। द टुलिप रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन विच कंट्री। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल और ट्रिकी क्वेश्चन है। बाज़ दफ़ा लॉ एडमिशन टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिससे स्टूडेंट्स अक्सर औकात कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा तादाद में नहीं आते, 1 से 2 क्वेश्चंस ही आते हैं और इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहे होते हैं। अब 20 क्वेश्चंस में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इस तरह के प्रिपेयर होने चाहिए अगर आप मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं। तो टुलिप रेवोल्यूशन के हवाले से सवाल किया जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पर किर्गिस्तान ऑप्शन सी को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये रेवोल्यूशन जो है वो 2005 में स्टार्ट होती है और ये इलेक्शंस के बाद स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब सवाल तब्दील हो गया है और आपसे पूछा जा रहा है कोल्ड डेजर्ट के हवाले से। तो कोल्ड डेजर्ट जो है, याद रहे कि जब भी आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट या लार्जेस्ट डेजर्ट, तो दोनों का जवाब एक है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी अंटार्कटिक डेजर्ट को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियान। तो एशियान के टोटल मेंबर कंट्रीज के हवाले से यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो एशियान के टोटल मेंबर कंट्रीज जो है वो 10 हैं। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज 10 हैं, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त जवाब है। अब इसके हेडक्वार्टर के हवाले से सवाल कर लिया जाता है कि एशियान का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है। तो आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया जो है
इसका कैपिटल कौन सा है, और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें जो एशियान है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अब आपने इंडोनेशिया की करेंसी को सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि इंडोनेशिया की करेंसी क्या है। ये जो चीज़ें आपको मैं सर्च करने के लिए बता रहा होता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप इनको सर्च कर लेते हैं और इन्हीं से रिलेटेड पेपर में जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप वहाँ पर बड़ा सरप्राइज होंगे कि अगर आप ये चीज़ सर्च ना करते तो आपको ना पता होती। तो आपने सर्च करना है, कमेंट में मुझे बताना है और मैं कमेंट्स को पढ़ रहा होता हूँ। जो स्टूडेंट्स जो है वो जवाब देते हैं और इन चीज़ों को सर्च करते हैं वो अप्रिसिएशन जो है हासिल कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम चलते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। अब ये क्वेश्चन प्री पार्टीशन से बिफोर 1857 के एरा से पहले का क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत से ये रिलेट करता है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 डायनेस्टीज रही हैं। सबसे पहली डायनेस्टी जो है वो स्लेव या ममलूक डायनेस्टी थी, दूसरी डायनेस्टी जो है वो खिलजी डायनेस्टी थी और तीसरी जो है वो तुगलक डायनेस्टी थी। चौथी डायनेस्टी की बात की जाए तो वो सैयद डायनेस्टी थी और पांचवी डायनेस्टी जो है वो लोधी डायनेस्टी थी। इन पांचों डायनेस्टीज के जो फाउंडर्स थे उनको आपने सर्च करना है। फिलहाल आपने मुझे ये बताना है कि तुगलक डायनेस्टी जो है इसका फाउंडर कौन है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है, गयासुद्दीन तुगलक, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। द सिटी ऑफ लंदन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। अब सवाल किया जा रहा है कि सिटी ऑफ लंदन जो है वो किस दरिया के साथ जो है वो लोकेटेड है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है, रिवर थेम्स, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जमाल अब्दुल नासिर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अगेन ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्विस कैनाल की वजह से पूछा जा रहा है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, तो अगर आप स्विस कैनाल और इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन के हवाले से वाकिफ हैं तो आप इसका दुरुस्त जवाब हाईलाइट करने में कामयाब होंगे। इजिप्ट जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। जमाल अब्दुल नासिर जो है वो सेकंड प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के और साथ साथ ये जब सेकंड प्रेसिडेंट थे तो 31st जो है ये पीएम भी थे, 31st पीएम भी थे। इन्होंने स्विस कैनाल को नेशनलाइज किया था। स्विस कैनाल को नेशनलाइज भी किया था और नेशनलाइज कब किया था? 1956 में किया था। अब स्विस कैनाल क्या है? स्विस कैनाल एक लॉन्गेस्ट मैन मेड कैनाल है जो रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच सिटी इन टर्की इज लोकेटेड ऑन 2 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप एंड एशिया। तो कौन सा तुर्की का शहर है जो कि दोनों कॉन्टिनेंट्स में आता है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी इस्तांबुल को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे जब पूछा जाए कि कौन सा कंट्री ट्रांसकॉन्टिनेंटल है और उस ऑप्शन में तुर्की भी मौजूद हो, तो तुर्की जो है ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री भी है, 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है, यूरोप और एशिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लॉ एडमिशन टेस्ट पे काफी बार पूछा गया। द फेमस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय हुम। तो पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तरफ से डिस्कवर की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। मार्को पोलो वाज अब मार्को पोलो कौन था? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी एक्सप्लोरर एंड ट्रैवलर को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ऑरेंज रेवोल्यूशन के हवाले से। रेवोल्यूशन से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन है। आपने रेवोल्यूशन के टॉपिक को लाजमी प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चंस अक्सर औकात इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। तो ऑरेंज रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे यूक्रेन को मार्क किया है, ऑप्शन बी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। थॉमस एडिसन इज फेमस फॉर द इन्वेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो थॉमस एडिसन जो है किस चीज की इन्वेंशन के हवाले से फेमस है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इनके टॉपिक्स को और इनसे कनेक्टेड मुख्तलिफ फैक्ट्स को डिस्कस किया है। आपने ये नहीं देखना कि सिर्फ आज आपने 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, बल्कि आपने ये देखना है कि इन 20 क्वेश्चंस को आपने और इनसे कनेक्टेड फैक्ट्स को भी प्रिपेयर किया अगर आपने गौर से इन क्वेश्चंस को सुना है। अब इन टॉपिक से रिलेटेड अगर वो कुछ भी पूछता है तो बआसानी आप आंसर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हमारी पूरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद होती है। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को आपने लाजमी ज्वाइन करना है अगर आप लॉ की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।